गरीब पति बना नौकर। मनीषा एक दिन अपने पति महेश से नाराजगी दिखाते हुए कहती है, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करते हो, उसके बावजूद मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते आप। अरे क्या चाहिए तुम्हें बताओ, तुम्हारी फीस भी मैंने जमा कर दी है, फिर क्या दिक्कत हो गई है तुम्हें? अरे मेरी फीस तो जमा कर दी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ना सोने का मंगलसूत्र चाहिए, क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों के साथ इंस्टीट्यूट से घर वापस आ रही थी, अचानक से मैं एक मॉल में गई थी। वहाँ पर मुझे बहुत सुंदर सा मंगलसूत्र दिखाई दिया और मुझे वही लेना है। तो आप मुझे लेकर चलो और वह मंगलसूत्र दिला दो। अच्छा तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम खुद जाकर ले लेना। मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा सा ऑफिस का भी काम देखना है। तो ठीक है, आप मुझे पैसे दे देना, मैं खुद जाकर ले लूंगी। ये सब छोड़ो और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई में मन तो लग रहा है ना? कहीं ऐसा नहीं कि अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने में ही लगी रहती हो? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप। मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, बदले में मुझे मेहनत करके पढ़ाई तो करनी है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एक दिन आपको ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी और आपके सपनों को पूरा करूंगी। हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिसर बन जाओ और हमारे सपनों को पूरा करो। दरअसल महेश अपनी पत्नी मनीषा को यूपीएससी की तैयारी करवा रहा था। मनीषा का सपना था कि वे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करे और एक आईएएस ऑफिसर बने। इसमें महेश उसे पूरा सपोर्ट किया करता था। महेश घर और बाहर दोनों का काम अकेले ही संभाला करता था। दोनों पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा प्यार था। दोनों एक दूसरे को समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही एक दिन मनीषा अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रही थी। तभी मनीषा की एक फ्रेंड रिया उससे बोलती है, कुछ भी कहो मनीष, तेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, तुझे बहुत सपोर्ट करता है यार। आजकल शादी होने के बाद कौन यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है अपनी पत्नी को? अरे जब से वे ज्योति मौर्य वाला केस हुआ है ना, तब से तो ज्यादा लोग डरने लगे हैं अपनी पत्नी को बाहर भेजने से। लेकिन तेरा पति तो सच में बहुत अच्छा है यार। अरे पति लोग अच्छे नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। तुझे क्या लगता है मेरे पति शुरू से ही ऐसे थे क्या? वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी कहो, तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो तेरी हर बात मानता है, वरना आजकल के लोग रोक टोक को ही अपना प्यार कहते हैं। और तेरा पति है जो तुझे पूरी फ्रीडम देता है, कोई भी कपड़ा पहनो, कोई रोक टोक नहीं, कोई भी दोस्तों के साथ घूमो, कोई रोक टोक नहीं। पढ़ाई लिखाई बहुत किस्मत वालों से मिलते हैं ऐसे पति, इसलिए हमेशा अपने पति की इज्जत करियो। और हाँ, लाइफ में कोई भी अच्छी बुरी सिचुएशन आए ना, अपने पति को कभी गलत मत समझियो, उसकी बात को समझने की कोशिश करियो। और रिया मैडम, ज्ञान की देवी, अभी तेरी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए इतनी लंबी लंबी बातें कर रही है। तेरी शादी हो जाएगी ना, तब तुझे पता चलेगा आखिर में क्या होता है। ज्यादा पति को सर पर चढ़ाना भी अच्छा नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम हो चुकी है, वरना वे कहेंगे कहाँ गई। क्यों, घर जाके तुझे खाना बनाना है क्या? अरे नहीं यार, खाना तो वही बनाएंगे आके। इतना तो है कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट बहुत करते हैं। अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो वो मेरा वेट करते हैं और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। और अगर मुझे लेट नाइट पढ़ाई करने में ज्यादा समय लग जाता है तो मेरा जाकर इंतजार भी करते रहते हैं। तब तक जब तक मैं सो नहीं जाती, तब तक वो मेरा इंतजार करते रहते हैं। चल जा फिर, ऐसे पति को इंतजार करवाना भी अच्छा नहीं होता। ऐसे ही समय बीतता जाता है। महेश दिन रात मेहनत करता है और अपनी पत्नी को यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत सपोर्ट करता है। ऐसे में मनीषा के अब एग्जाम भी नजदीक आ जाते हैं। मनीषा भी जानकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। मनीषा एग्जाम देने जाती है, जहाँ मनीषा का अच्छे से एग्जाम हो जाता है। कुछ महीनों बाद मनीषा का यूपीएससी का रिजल्ट आता है, जहाँ वे अच्छे से बैंक से यूपीएससी क्लियर कर लेती है। अब मनीषा का इंटरव्यू होना था। मनीषा का इंटरव्यू अकेले हो जाता है। मनीषा अपने सपने को पूरा कर लेती है और वे एक आईएएस ऑफिसर बन जाती है। यह देखकर महेश बहुत खुश होता है और वे उससे बोलता है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मेहनत रंग ले आई। तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, सच में बहुत खुशी हो रही है मनीषा मुझे। अपनी एक खुशी मैं बता नहीं सकता किसी को। अच्छा बाबा ठीक है, अब चलो अंदर, आज मैं अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी आपको। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन मनीषा को किसी उसी के शहर के सबसे बड़े आदमी, जिनका नाम विजय कुमार था, उनसे मिलने के लिए उसके घर जाना था। मनीषा अच्छे से तैयार होकर उनके घर जाती है, जहाँ वे लोग अच्छे से मनीषा का स्वागत करते हैं। मनीषा सोफे पर बैठी हुई थी। तभी विजय कुमार मनीषा के लिए चाय नाश्ता मंगवाते हुए कहता है, अरे महेश, जरा मैडम के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। दरअसल ये महेश कोई नहीं, मनीषा का पति था। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे
कि हम दोनों की मुलाकात कुछ इस तरह से होगी। महेश चाय नाश्ता लेकर आता है। जब दोनों पति पत्नी की नजर एक दूसरे से टकराती है तो वे एकदम से चुप हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले। महेश वह चाय नाश्ता रखकर अंदर चला जाता है। तभी मनीषा विजय से बोलती है, वैसे आपका नौकर है क्या ये? कब से काम कर रहा है यहाँ पे? ये मेरे पास सालों से काम कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती भी है ये। अच्छा, मुझे ना किसी अर्जेंट काम से जल्दी घर जाना पड़ेगा, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी फुर्सत में। इतना बोलकर मनीषा वहाँ से घर चली जाती है। थोड़ी देर में महेश भी घर आ जाता है। मनीषा को बहुत गुस्सा आ रहा था और वे अपने पति से सवाल जवाब करते हुए कहती है, ये सब क्या था महेश? तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुम एक नौकर हो। तुम तो कहते थे कि तुम्हें एक MNC कंपनी में जॉब मिली है, हकीकत तो कुछ और ही है। मुझसे झूठ बोलकर क्या मिल गया तुम्हें? अरे औकात नहीं थी तो मुझसे शादी नहीं करते ना। अगर सच बोला होता तो आज इतनी चीजें खराब नहीं हुई होती। हम एक नौकर हूँ और हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं किसी भी MNC कंपनी में जॉब नहीं करता हूँ, बल्कि मैं जब एक कंपनी में जॉब कर रहा था वहाँ मुझे मुश्किल से 15,000 रुपए सैलरी मिलती थी और उस 15,000 की सैलरी में तुम्हारी पढ़ाई, घर के खर्च, सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो तो अचानक से मेरी मुलाकात विजय कुमार से हुई, जो कि बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे पैसों पर घर के कामकाज के लिए रख लिया। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और आज जिस पद पर तुम हो ना, वो मेरे इस नौकर वाली नौकरी की वजह से ही हो। अगर मैं 15,000 की नौकरी कर रहा था तो शायद मैं कभी तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं कर पाता। मनीषा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वे अपने पति से माफी मांगने लगती है, जिसके बाद महेश उसे माफ कर देता है। अब मनीषा के कहने पर महेश नौकर वाली जॉब छोड़कर मनीषा के साथ ही दफ्तर आया जाया करता। दोनों पति पत्नी मिलकर अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। प्रिया अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करती थी, जो कि एक लोहे के चूल्हे पर खाना बनाती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया खाना बना रही होती है। उसको लोहे के चूल्हे पर मेहनत करके खाना बनाते देख उसका पति वीरेंद्र उससे कहता है, प्रिया, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस लोहे के चूल्हे पर खाना बनाने में। ये लोहे का चूल्हा जल्दी जलता भी नहीं है। तुम्हारे हाथ दुख जाते होंगे इसे बार बार चलाने में। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोहे का चूल्हा उस मिट्टी के चूल्हे से तो काफी अच्छा है। इसे मैं अपने हिसाब से कहीं भी उठाकर रख देती हूँ। मिट्टी का चूल्हा तो कभी भी आंगन से घर में नहीं आ सकता और जब भी बारिश होती है तो वो चूल्हा खराब हो जाता है और अब तो लकड़ियाँ भी नहीं मिल पाती जल्दी। तुम चाहे कितनी ही परेशान क्यों ना हो, तुम मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। इतना बोलकर वीरेंद्र खाने के लिए बैठ जाता है और तभी प्रिया की सास प्रिया के बेटे राजू को स्कूल से लेकर आती है। घर आते ही राजू अपनी मम्मी पापा को देखकर रोने लगता है और उनसे छाते की जिद करता है। पापा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। पहले मुझे छाता दो। मैं बिना छाते के स्कूल नहीं जाने वाला हूँ और ना ही आने वाला हूँ। मुझे धूप में स्कूल नहीं जाना। देख ले बेटा, तेरा बेटा कितना जिद्दी होता जा रहा है। पूरे रास्ते इसने मुझे तंग कर दिया। मुझ बुढ़िया के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं कि धूप में तेरे बेटे को स्कूल से घर ला सकूं। राजू बेटा, तू ऐसा क्यों करता है? दादी की तबीयत खराब रहती है, वे बूढ़ी हो चली है। तू दादी को क्यों परेशान करता है? राजू बेटा, तू तो मेरा प्यारा बेटा है ना। तू अपने पापा की परेशानी को नहीं समझेगा तो फिर तू मेरा राजा बेटा कैसे बनेगा? तुझे छाता चाहिए ना? मैं बहुत जल्द तुझे छाता ला कर दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? आखिर आप इसे छाता कहाँ से दिलाएंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं है और अगर हम उन पैसों को भी छाते जैसी चीज लेने में बर्बाद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? प्रिया, तुम शांत हो जाओ। राजू अभी छोटा बच्चा है और वो सही तो कह रहा है। बाहर देखो कितनी धूप है। वीरेंद्र प्रिया को समझाता है और प्रिया की नाराजगी खत्म कर देता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और लोहे का चूल्हा खराब हो जाता है, जिस वजह से उनके घर में एक दिन खाना नहीं बन पाता और ना चाहते हुए भी प्रिया एक बार फिर से मिट्टी का चूल्हा बनाती है। पर मिट्टी के चूल्हे को बनने और सूखने में काफी टाइम लग जाता है। रात को थका हारा जब वीरेंद्र घर आता है तो वह देखता है कि आज उसके घर में चूल्हा नहीं जला। प्रिया, क्या घर का अनाज खत्म हो गया है? अब तक तुमने चूल्हा क्यों नहीं जलाया?
बेटा चूल्हा खराब हो गया है, इसलिए बहू ने मिट्टी का दूसरा चूल्हा बनाया है। पर तू तो जानता है ना कि मिट्टी के चूल्हे को सूखने में टाइम लगता है और मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जंगल भी नहीं जा सकती। अब बहू को ही जाना होगा लकड़ी लाने के लिए, ताकि 4 ईंट जोड़कर आज घर में चूल्हा जल सके। कोई बात नहीं माँ, आप आराम करो। प्रिया तुम घर पर ही रहो, जंगल से मैं लकड़ियाँ ला देता हूँ। नहीं जी, आप घर में ही रहिए, मैं जंगल से लकड़ियाँ ले आती हूँ। आप वैसे ही इतनी धूप में मेहनत करके रात को घर आते हैं और आते ही फिर जंगल जाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतना बोलकर प्रिया लकड़ी जमा करने के लिए जंगल में चली जाती है और उसकी नजर एक बेजान लोहे के चूल्हे पर पड़ती है, जो दिखने में अब भी काफी नया था। ये लोहे का चूल्हा किसने फेंक दिया? ये तो बिल्कुल नया है, इसे जलाकर देखती हूँ, क्या पता सही हो। अगर ये सही होगा तो मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊंगी। इतना बोलकर प्रिया जैसे ही उस लोहे के चूल्हे को हाथ लगाती है, ये लोहे का चूल्हा हवा में उड़ने लगता है और अचानक से बोलने लगता है। शुक्रिया, तुमने मुझे काली परी की बुरी शक्तियों से आजाद किया। उस काली परी ने मुझे श्राप दिया था, जब से मुझे श्राप मिला तब से मैं इस जगह पर एक लाश की तरह पड़ा हूँ। हे भगवान, ये कैसा जादुई चूल्हा है? पर उस काली परी ने तुम्हें श्राप क्यों दिया था? क्योंकि मैं एक जादुई चूल्हा हूँ और मैं परीलोक में सभी परियों की मदद करता था। पर जब काली परी की नजर मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे मांग लिया, पर परियों ने मुझे देने से मना कर दिया। फिर काली परी ने एक शर्त रखी और वो ये शर्त जीत गई, पर फैसला मेरे हाथ में था कि मुझे किसके पास जाना है। तो मैंने परी लोक को चुना, इसलिए काली परी ने गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया कि मैं एक बेजान चूल्हा बनकर जंगल में रहूंगा और तब तक मृत रहूंगा, जब तक कोई गरीब और साफ दिल की औरत आकर मुझे ना छू दे। आज तुमने मुझे छुआ और मैं पहले की तरह सही हो गया। मुझे खुशी है, मेरी वजह से कोई तो आजाद हुआ। अच्छा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए। आज मेरे घर में चूल्हा नहीं जला क्योंकि मेरा लोहे का चूल्हा खराब हो गया है और मिट्टी का चूल्हा अब तक पूरी तरह से सूखा नहीं है। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि परिलोक से मेरा वास्ता टूट गया है और पता नहीं वो वास्ता कब बनेगा। इसलिए जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रिया ने जादुई चूल्हे को काली परी के श्राप से आजाद किया था, इसलिए जादुई लोहे का चूल्हा प्रिया के साथ उसके घर जाता है। और जब प्रिया के घर वालों को उस जादुई चूल्हे के बारे में पता चलता है तो वह सब हैरानी के साथ उस जादुई चूल्हे को देखते हैं। पर तभी राजू उस जादुई चूल्हे के सामने आता है और रोते हुए उससे कहता है, तुम तो बहुत अच्छे और शक्तिशाली हो, मुझे एक छाता दे दो, मुझे छाता चाहिए। सब बच्चे स्कूल में छाते में घर जाते हैं, उन्हें धूप नहीं लगती, बस मैं ही धूप में आता हूँ। हे जादुई चूल्हे, हम नहीं जानते तुम्हारा साथ हमारे साथ कब तक है, पर मेरे रोग को खत्म कर दे ताकि मैं भी अपनी बहू बेटों की मदद कर सकूं। माँ, राजू बेटा, आप सब क्या कर रहे हो? जादुई चूल्हा कुछ दिनों का ही हमारा मेहमान है, फिर वो परिलोक चला जाएगा और मेहमानों से कुछ मांगा नहीं जाता। अरे वीरेंद्र, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, बल्कि तुम लोगों का मुझ पर एहसान है, इसलिए मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। इतना बोलकर जादुई चूल्हा हवा में उड़ने लगता है और गोल गोल नाचने लगता है। देखते ही देखते राजू को उसका छाता मिल जाता है और प्रिया की सास की बीमारी खत्म हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर प्रिया का छोटा सा घर एक आलीशान बंगले में बदल जाता है, जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। और राजू के घर में एक आदमी आता है जो उसे अपने काम के लिए रख लेता है। पल भर में इतना सब कुछ पाकर प्रिया और उसके परिवार के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे जादुई चूल्हे को धन्यवाद करते हैं। तुमने हमारी बहुत मदद करी है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें अपनी बच्ची की तरह पालूंगी। शुक्रिया, पर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, इसलिए आज की पार्टी मेरी तरफ से। इस तरह से जादुई चूल्हा कुछ दिनों तक प्रिया के पास रहता है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता।
वह अपने जादू से प्रिया के पूरे घर को अनाज और पैसों से भर देता है और जैसे ही उसे परीलोक का सिग्नल मिलता है वह प्रिया का साथ छोड़कर परीलोक में वापस चला जाता है।